बताना ये चाहूँगा कि सामाजिक क्रिया में सामाजिक क्रिया के प्रारूप में 3 नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। वो 3 नाम आपको गांधी जी का एक नाम आएगा, एक बिट्टो का नाम आएगा, ठीक है, आपकी गली का बिट्टो नहीं भाई, बिट्टो एक विद्वान है, ठीक है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। एक बिट्टो का नाम आएगा, एक गांधी जी का नाम आएगा और एक नाम आएगा RR सिंह का नाम, ठीक है। ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। इन्हीं तीनों के बारे में सामाजिक क्रिया के प्रारूपों में प्रश्न पूछे जाते हैं। सामाजिक क्रिया का प्रारूप होता क्या है, बात को समझिए। अब यहाँ से सामाजिक क्रिया के प्रारूप में अगर मैं आप सबसे जिक्र करूं तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि वास्तविक रूप से सामुदायिक संगठन, सामुदायिक विकास, सामुदायिक आंदोलन और गांधीयन समाज कार्य प्रारूप पर आधारित था। ये प्रारूप, आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? बताइए एक बार। हाँ, तो इन पर आधारित था। हाँ, तो जब यह प्रारूप पर आधारित था तो बेसिकली RR सिंह ने, और RR सिंह की बात करूं या गांधीयन की बात करूं या बिट्टो की बात करूं तो आपके माइंड में एक ही बात आनी चाहिए। वो बात आनी क्या चाहिए? वर्ष, और वो वर्ष आना चाहिए 1984 1984 में यह सिद्धांत दिया गया था। यह बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो इन्होंने जो सिद्धांत बताया, तो इन्होंने कहा कि संस्थागत मॉडलों को भाई सामाजिक क्रिया के रूप में जब हम शुरुआत करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ गैर संस्थागत होंगे और कुछ संस्थागत तरीके से भी होंगे। उन्हीं प्रारूपों के बारे में हम लोग अब देखने चल रहे हैं। तो मैं अब सीधा पॉइंट पर आता हूँ, मैं सीधे सीधे पॉइंट पे जिक्र करूँगा, है ना। डीप में अगर आपको जानना होगा तो आप इसके PDF को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि PDF में आपको सारी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है PDF में, है ना। तो हालांकि क्या किया गया इसमें, तो गैर संस्थागत मॉडल के रूप में उप श्रेणियाँ आई कुछ, ठीक है, कुछ सामाजिक संस्थागत थी, कुछ जनवादी आंदोलनकारी थी, कुछ गैर संस्थागत के रूप में आई थी, ठीक है, विभिन्न प्रकार के तरीके से काम हुआ था। तो सामाजिक रूप में जो सक्रिय अनौपचारिक समूहों को अपनाया गया था, तो सामाजिक क्रिया के प्रारूपों में आपको पहली बात तो ये याद रखना है कि इसके मॉडल्स को ये 4 भागों में डिवाइड हुआ। एक कहा गया संस्थागत प्रारूप, एक कहा गया संस्थागत सामाजिक, देखो संस्थागत सामाजिक बोल रहा हूँ, दूसरा कहा गया कि सामाजिक संस्थागत प्रारूप, अब यहाँ पे देखिए सामाजिक संस्थागत बोल रहा हूँ मैं, और तीसरा बताया गया सर्वमान्य आंदोलनात्मक प्रारूप। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आंदोलन का एक रूप लेता है सामाजिक क्रिया का प्रारूप। क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं? मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका हूँ, बताइए जरा। लेता है भाई रूप। जब भी कभी आप कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे तो आपको तुरंत समझ जाना है कि आंदोलन के रूप में भी होगा, सामाजिक प्रगति के भी रूप में होगा, लोकतांत्रिक के रूप में भी होगा, प्राधिकृत्य के रूप में भी होगा, समूह की शक्ति के भी रूप में होगा। ये सारी की सारी प्रगतियाँ कहाँ पे आ रही हैं? तो सामाजिक क्रिया के अंतर्गत जो कंपोनेंट आते हैं वो सर्वमान्य आंदोलनात्मक प्रारूप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और एक था गांधीवादी प्रारूप, और गांधीवादी प्रारूप को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। एक नागरिक सभ्य अहिंसात्मक परंपरागत और एक अहिंसात्मक उग्रवादी परंपरा प्रारूप पे। तो ये है 3 प्रारूप गांधीवादी के हैं। अभी एक एक करके सुनिए। पहले मैं गांधी जी के बारे में यहाँ पर आप सबको कुछ चीज़ें जो है स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए जरा, उपरोक्त चार्ट के माध्यम से आपने सारी चीज़ें देख लिया भाई, है ना। और मैं अब प्रारूपों में, अच्छा ये दोबारा से प्रारूप आ गए भाई, है ना, चलो कोई नहीं, दोबारा से आ गए तो हाँ। अब मैं आप लोगों से सबसे पहले ये जिक्र कर देना चाहता हूँ संस्थागत रूप क्या होगा। अच्छा एक बात आप मुझे ज़रा बताइए, यहाँ पर जो संस्थागत प्रारूप है ना, आप एक बात ये ध्यान रखिए कि सामाजिक क्रिया बिना किसी सहभागिता के आधार पर कार्य करती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का परम कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को एक सौहार्दपूर्ण माहौल और कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करे। अब आपको यही मेरा समझाने का एक उद्देश्य है आप सबको कि संस्थागत प्रारूप के अंतर्गत जरूरी ये भी नहीं है कि लोगों का भागीदारी होना, मतलब भागीदारी होने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि लाभान्वित हुए हैं कि नहीं हुए हैं। जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे वो लोग लाभान्वित हुए हैं, वो उनको लाभ मिला है कि नहीं मिला है, इसके बारे में जिक्र यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है भाई। तो सरकार के द्वारा सामाजिक क्रिया सामान्यतः अप्रत्यक्ष रूप ले लेती थी, तो इसका लक्ष्य लोगों की भागीदारी से या उसके बिना लोगों को लाभान्वित करने से था।
तो जो प्राधिकारी है, जो नौकरशाही है, जो अभिजातवादी है। अभी मैं आप लोगों से अभिजातवादी के बारे में बात करूंगा, जो सामाजिक क्रिया के मॉडल के रूप में बिट्रो का नाम आता है, जिसने विधायी सामाजिक क्रिया का मॉडल दे दिया था उसी में सामाजिक में, और उसने कह दिया था कि अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप में दिया था मॉडल, और एक आर्थिक रूप में उसको दिया था मॉडल। ठीक है, चलिए एक बार कोई ज्वाइन हो रहा है, मैं उनको ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी संस्थागत के रूप में किस तरीके से कार्य होता है। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे एक संस्था हो, उससे जुड़ी हो, और उस संस्था के लोग जो हैं उसमें सहभागिता का भूमिका भी निभाए, और लोग जो है उसमें बेनिफिट्स भी पा सके। दूसरा है संस्थागत सामाजिक के रूप में। संस्थागत सामाजिक के मॉडल के रूप में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो यहाँ पर यह जो सामाजिक क्रिया का शुरुआत हुआ, इसका जब स्टार्ट हुआ तो स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा की जाती थी, चाहे वह सरकार की ओर से फाइनेंस सहायता प्राप्त हो रहा हो या ना हो रहा हो। तो ऐसी प्रक्रिया में जो है प्रारंभ अथवा बीच के लोगों की भागीदारी जो है मांगी गई थी, लोगों की भागीदारी मानी गई थी। तो सामाजिक क्रिया के आप ये ध्यान रखिए कि अंतर्निहित विचार इसमें थे, और ये अंतर्निहित विचार उसके लिए थे जो कल्याणकारी क्रियाओं को लेकर था और ज़रूरतमंदों की राहत को लेकर था, उनको सेवाएं प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। तो सामाजिक क्रिया जो थी संस्थागत के रूप में एक राज्य के रूप में आई, जो आपने पढ़ चुके अभी अभी। ठीक है, ज़रूरी ये नहीं कि भाई वहाँ पर वो चीज़ें इन्वॉल्व हो, राज्य के रूप में थी, और ये समाज के रूप में है। ये किसके रूप में है? सामाजिक रूप में है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऐच्छिक क्रियाओं के बारे में बात की गई थी, ठीक है ना, तो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई थी। और आगे अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिए सामाजिक संस्थागत। अब ये देखिए सामाजिक संस्थागत है, मैं वहाँ पे संस्थागत सामाजिक बताया था, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सामाजिक संस्थागत के प्रारूप में। बेसिकली इस सामाजिक क्रिया में क्या हुआ कि जैसे नागरिक हो, स्वयं सहायता समूह हो, अभिजातवाद के लोग हो, जैसे निम्न जाति दलित वर्ग के लोगों को एक अभिजातवादियों के अंतर्गत रखा गया था। अन्य तथा जो अपने हितार्थ में कार्य कर रहे हैं, जो क्रिया की प्रगति के साथ साथ विकास को औपचारिक समूह के माध्यम से या संस्था के माध्यम से उनको सहायता प्रोवाइड कर रहे हैं और उनके उद्देश्यों को पूर्ति कर रहे हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं, जैसे प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी का संबंध हो रहा है। ठीक है, औपचारिक रूप से संस्था में क्या कर रहे हैं भाई, वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को समाज में जो है उनको मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं समाज कार्य से। ठीक है, इनका जो उद्देश्य था कार्यरत किसी संस्था के रूप में सहायता लेना, तो किसी संस्था के रूप में सहायता ले रहे थे ये, तो वो कहलाते थे सामाजिक संस्थागत, जब किसी संस्था के रूप में ले रहे थे। ठीक है, तो उन समस्याओं का नियंत्रण करना या उसमें आपसे अगर मैं बात करूँ निवारण करना या स्वयं को सक्षम बनाना, ये सारी क्रियाविधि इसी के अंतर्गत आती थी। जैसे मान लीजिए दिल्ली का एक मध्यम वर्गीय कोई आवासीय कॉलोनी है और उसमें कोई वृद्धजन अपने लिए बेहतर सेवाएं चाहता है सुरक्षा के लेकर, तो वृद्ध लोगों के लिए नज़दीकी पुलिस चौकी से जुड़े कुछ टेलीफोन या हेल्पलाइन नंबर भी प्रारंभ कर देने चाहिए। यही है सामाजिक संस्थागत जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपसे मैं कहूँ क्षेत्र में पुलिस के द्वारा दिन रात जो है एक प्रकार से लगे रहनी चाहिए भाई, दिन रात कहने मतलब उसके सेवाएं के लिए। ठीक है, मित्र और पड़ोसियों के साथ मिलकर खाली समय में जो है कार्यों को लेकर क्लब का प्रारंभ करना, सामुदायिक केंद्र का बनाना, ये सारी जो कार्य हैं सामाजिक संस्था के अंतर्गत आती थी। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें थी इसके अंतर्गत। और आगे अगर मैं बात करूं तो सर्वमान्य, यहाँ पर देखो सर्वमान्य का मतलब होता है यह एक प्रकार का जनवादी कहो या आंदोलनकारी मॉडल कहो, बात यही है, तो आप इसे ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा आपको मैं फिर से दोबारा से रिपीट करता हूँ, ये सिद्धांत R.R. सिंह के द्वारा दिया गया है 1984 में, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी। ठीक है, R.R. सिंह के द्वारा बता रहा हूँ। तो ये सिद्धांत में कहा इसने आंदोलनकारी में, ये चौथा सिद्धांत है, चौथा मॉडल है। ठीक है, तो सामाजिक आधार पर शक्ति पर निर्भर करना या निर्भरता का निरस्त करना या सक्रिय भागीदारी निभाना या निरंतर शिक्षा देना, उनको स्वावलंबी बनाना, स्वतंत्र बनाना, ये था इसका सर्वमान्य। जैसे मान लीजिए राजस्थान में एक गांव में पानी की कमी लोगों की जो है जीवन की बुराई को प्रभावित कर रहा है, तो औरतों को थोड़ा सा पानी लाने के लिए मीलों चलना पड़ता है, तो उसके लिए गर्मियों में पानी की ज़रूरत पड़ती है भाई। और भाई मान लीजिए पशुओं की भी ज़रूरत पड़ती है, अगर नहीं होगा तो भाई जाहिर सी बात है कि वो एक्सपायर कर जाएंगे, है ना। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि भाई SDM से बात किया होगा, भाई क्षेत्रीय विकास अधिकारी से बात किया होगा,
उसके संपर्क में आया होगा, तो उस समुदाय के लोगों को क्या किया भाई, एक आंदोलन के माध्यम से वहाँ पर सामाजिक क्रिया किया और लोगों को क्या किया भाई, सहायता किया। तो आत्मविश्वास के साथ समस्याओं को लड़ने की प्रेरणा जो देता है, यह आंदोलनात्मक प्रारूप देता है। ठीक है, आर सिंह का। तो ये 4 सिद्धांत थे आर सिंह के, जो 1984 में दिए गए थे। ठीक है भाई, तो ये हो गया क्लियर आपका गांधीवाद का। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रारूप, यह है दूसरा, है ना, और ये गांधीवादी प्रारूप है। अच्छा, गांधीवादी प्रारूप में क्या है दूसरे में, तो आप यहाँ पे ये समझिए गांधीवादी जी के बारे में इन्होंने क्या बोला। इन्होंने बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने कहा कि गांधीवादी जो परंपरा थी सामाजिक क्रिया को अपने आप में एक वर्ग के रूप में उभरी थी ये, तो ये अहिंसा, संयम और लोगों के नैतिक सशक्तिकरण पर जोर देते थे ये गांधीवादी प्रारूप। तो गांधीवादी प्रारूप के अंतर्गत भी कुछ बातें थी, जैसे आप लोगों को मैं बताऊं तो यहाँ पर पहला जो प्रारूप था अहिंसात्मक उग्रवादी परंपरागत प्रारूप। इसमें 3 आते हैं ना, मैंने आप लोगों को बता चुका था ना। तो अब देखिए इसमें बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो ये क्या था कि एक ऐसी परंपरा या ऐसी विचारधारा वाली सामाजिक क्रिया थी जो राजनीतिक और क्रांतिकारी चरित्र की आवश्यकता थी। यहाँ पर आपको बताऊं मैं, अगर यहाँ पे अहिंसात्मक की बात कर रहा हूँ तो सॉरी ये अहिंसात्मक है, तो अहिंसात्मक में क्या चीज़ें होनी चाहिए। अहिंसात्मक में सामाजिक क्रिया का एक ऐसा प्रारूप है जो महात्मा गांधी के द्वारा अपनाया गया था, अहिंसा आंदोलन को प्रेरित करता था। इस प्रकार प्रारूप में समाज के लोगों को किसी भी समस्या को दूर करने के लिए अहिंसात्मक आंदोलन का सहारा लेना पड़ता था। बहुत सिंपल है ये। तो आप ये समझ लीजिए कि गांधी जी का ये प्रारूप दिया गया था, इनका कहना ये था कि हम कोई काम जो भी करेंगे वो अहिंसात्मक तरीके से करेंगे। तो अहिंसात्मक उग्रवादी परंपरा, तो इसमें राजनीतिक और क्रांतिकारी चरित्र दोनों की आवश्यकता थी। ठीक है ना, दोनों की आवश्यकता थी। जैसे चिपको आंदोलन का उदय हुआ, व्यावसायिक उपयोग में वनों का इसको हम कह सकते हैं भाई कि बहुत ज़्यादा अधिक जनसंख्या में कटाई की जा रही थी वनों की, और हिमालय की पहाड़ियों में वनों का विनाश किया जा रहा था। तो इसके लिए रोकने के लिए अहिंसात्मक उग्रवादी परंपरा जो आई थी, यह इन्हीं के अंतर्गत मेंशन किया गया है सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में, गांधीवादी मॉडल को। ठीक है ना, ये पहला था। और दूसरे की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो सभ्य एक प्रकार से यहाँ पे देखिए सभ्य अहिंसात्मक परंपरा प्रारूप था। और अगर ये सभ्य देख रहे हैं तो सभ्य का मतलब विनम्र भी होता है। क्या होता है, विनम्र भी होता है। तो विनम्र आप समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। तो जैसे सत्याग्रह की बात करूं और गांव या समुदायों की बात करूं तो इसकी पुनर्संरचना की बात होती है। तो ऐसे में जैसे विनोबा भावे का नाम आता है, तो विनोबा भावे के द्वारा जो गांधीवादी सामाजिक क्रिया का विनम्र अहिंसक रूप में उत्तम उदाहरण माना गया, वो बेटर माना जाएगा, क्योंकि गांधीवादी समाजवादी समुदाय के लिए भूदान और ग्रामदान के इस परंपरा पर महत्वपूर्ण अवयव थे, एक महत्वपूर्ण अवयव थे। आप जानते हैं अप्रैल 1951 में विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन के बारे में चलाया था। 5 एकड़ ज़मीन के बारे में भी चर्चा किया था ग्रामदान आंदोलन को लेकर, आप जानते हैं। तो वही इससे संबंधित था विनम्र अहिंसात्मक परंपरा आंदोलन, या इसको प्रारूप कह सकते हो या मॉडल कह सकते हो आप इसे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको समझना है। ठीक है, बस बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, बोलिए एक बार। हाँ, और देखिए यहाँ पे नागरिकों की रचनात्मक कार्य होंगे। तो नागरिकों की रचनात्मक कार्यों के बारे में मॉडल क्या बताया उसने, सामाजिक क्रिया में जो शिक्षा के जरिए अगर इन्होंने क्या किया कि भाई सामाजिक क्रिया के ज़मीनी स्तर पर नागरिकता को केंद्रित माना इन्होंने। तो रचनात्मक कार्य जो थे उस पर निर्भर होता था। तो इसमें विश्वास किया जाता था कि सही समय पर सामाजिक व्यवस्था का आवश्यक परिवर्तन होते हैं या नहीं होते। तो इस तरीके के मॉडल जो है इसमें मेंशन किए गए थे महात्मा गांधी जी वाले। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अगर आप बात मैं करूँ तो अमेरिका में आध्यात्मिक प्रिय वास्तव में यह प्रारूप जो है जन्म महात्मा गांधी द्वारा किए गए आंदोलनों में से एक है जो इसी पर आधारित था। ठीक है, तो ये बेसिकली उनका मानना था कि समाज के जो व्यक्ति हैं अपने कल्याण हेतु सरकार की मांग रखनी चाहती है, तो उसके साथ साथ ऐसे संरचनात्मक कार्य होने चाहिए जिसमें समाज उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा हो। तो समाज के साथ साथ यहाँ पर नागरिक तो कर ही रहा होगा, लेकिन समाज भी क्या करे, यहाँ पर विकास करे। तो इस तरीके के रचनात्मक कुछ कार्य होंगे। उस रचनात्मक कार्य में नागरिकता का प्रारूप बता दिया इसने, गांधी जी ने, कि भाई अहम भूमिका होती है गांधी जी की। ठीक है, तो जहाँ पर वो अपनी समस्याओं का स्वयं निदान करता है। ठीक है, सामाजिक क्रिया में। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तीसरा आ गया आपके सामने, और ये आपका विट्रो का नाम आया है।
विट्रो का नाम आप लोगों ने जानते होंगे भली भांति तरीके से। और मोटे तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं तो ये 1984 में इनका सिद्धांत आया। तो इन्होंने इस सिद्धांत में अभिजातवादी वर्गों के बारे में चर्चा किया। जरा एक बार मुझे कंफर्म करिए, अभिजातवादी क्या होता है? कौन बताएगा? बोलिए एक बार। अभिजातवादी जिसमें शिक्षित लोग आते हैं। अच्छा जी, और कोई अभिजातवादी? इलाइट पर्सन, ओके। चलिए अच्छा, चलिए आप लोगों का आ चुका है। जैसे कुलीन लोग होते हैं ना, कुलीन, जो कुलीन लोग होते हैं, छोटे निम्न, उन लोगों का वर्ग को कहा जाता है अभिजात वर्ग, है ना, उन लोगों को कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में इन्होंने अभिजातवादी सामाजिक क्रिया का एक लाया, तो और एक लाया लोक। इनका दो ही सिद्धांत थे और दोनों के अंतर्गत कई नाम आते थे। एक था एक था इनका जो था अभिजातवादी सामाजिक क्रिया मॉडल, तो है ही है इनका। इसको दो भागों में डिवाइड किया। एक को इन्होंने कहा कि अभिजातवाद वर्ग का होगा, और दूसरा इन्होंने बताया था किसको, लोकप्रिय सामाजिक क्रिया के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अब मैं पहले आप लोगों से इसके बारे में चर्चा कर लूँ कि अभिजातवादी में क्या क्या चीज़ें आती हैं अभिजातवादी सामाजिक क्रिया के मॉडल के अंतर्गत। चलिए, तो इसके अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं। एक आती है विधायी क्रिया प्रारूप। अच्छा, विधायी जो होता है ना, यह सामान्यतः जनता के हित की बात करता है। तो विधायी क्रिया वह क्रिया है जिसमें प्रयास किया जाता है कि समाज में व्याप्त समस्याओं को सामाजिक विधान बनाकर उसको दूर किया जाए। बस सिंपल सी है विधायी क्रिया। और यहाँ पर जो अभिजात वर्ग के लोग होंगे उनकी समस्याओं का आकलन होता है। तो बताइए जरा, उनकी समस्याओं का आकलन कौन करता है, कौन सा प्रारूप? तो विधायी क्रिया प्रारूप करती है, बस अभिजात वर्गों का। तो ये आकलन करती है, बस सिंपल सी बात है, यहाँ पर बहुत सरल है ये, है ना। और दूसरी अगर मैं बात करूँ आपसे, जहाँ आपने आकलन के बारे में देख लिया, तो दूसरा पॉइंट इसका क्या है, स्वीकृति का प्रारूप देता है एक प्रकार से। यानी स्वीकृति कहने का मतलब आर्थिक स्वीकृति देगा। क्या आप लोगों को पीडीएफ दिखाई दे रहा है साफ? तो यहाँ हाँ, अगर मैं आपसे बात करूं तो एक चीज़ ध्यान रखिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है, कि अब स्वीकृति जो प्रारूप है ना, यह एक प्रकार से आर्थिक स्वीकृति प्रारूप देता था, जिसमें देखो भाई, कोई भी सामाजिक क्रिया करोगे अगर आप, तो उसमें दमन कार्य के लिए आर्थिक स्थिति भी होनी चाहिए अच्छी खासी, लाभ होने चाहिए, वित्तीय लेन देन भी होने चाहिए। इस तरह अगर जब इन सारी एक्टिविटी प्रभावित होती है तो इसको लेकर आप क्या कर सकते हैं भाई, आर्थिक स्वीकृति का मॉडल दे सकते हैं कि भाई प्रभावित हुआ है, पैसे कहाँ जा रहे हैं भाई, इनकम टैक्स वाले ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो पैसे कहाँ भाई, पैसे आ रहे हैं नलकूप लगवाने के लिए, पैसे आ रहे हैं मकान बनवाने के लिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है ऐसा। तो ये प्रक्रिया एक प्रकार से पैसे की जो जिक्र करता है, स्वीकृति जो है, आर्थिक स्वीकृति की बात यहाँ पर अगर होती है तो स्वीकृति को रिलेट करना, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक कारकों को नियंत्रित करना। यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ आर्थिक को लिया था, लेकिन आप देखिए यहाँ पर आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है और धार्मिक कारक है, इन सब पर भी क्या करता है, वो नियंत्रित करता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, इनको नियंत्रित रखता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक कारक को। ठीक है, कौन सा, आर्थिक स्वीकृति या आर्थिक स्वीकृति का सिद्धांत। ठीक है, अच्छा एक तीसरा देख लीजिए, इसमें एक तीसरा है प्रत्यक्ष भौतिक प्रारूप। अच्छा, प्रत्यक्ष भौतिक प्रारूप आप जानते हैं क्या, ये क्या होता है? देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष भौतिक प्रारूप के बारे में अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो इस प्रारूप में अभिजात वर्ग, जो लोग अन्याय के लिए उत्तरदायी लोगों को दंडित करने के लिए प्रवृत्ति बनी है, इस प्रकार से अपने सेवार्थी वर्गों के लाभ का प्रयत्न करना, मतलब एक ऐसा सुधार एक्टिविटी चला देना अपराधियों के लिए जिसमें भौतिक तरीके से उनको क्या दिया जा सके, उनको सुधारा जा सके ऐसे लोगों को। तो समाज में जो दबले कुचले वर्ग के लोग हैं उनको उचित न्याय मिल सके, और प्रत्यक्ष भौतिक प्रारूप में न्याय प्रोत्साहित करने के लिए अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का विशिष्ट व्यक्ति के आगे आता है ये चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर समूहों की बात हो, या अगर मैं आपसे सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ
हत्या के मामले में न्याय के लिए देश भर में जो सामाजिक क्रिया का आरंभ करने वाला मीडिया है, छात्र है, महिला समूह का एकजुट हो जाना, या इसी प्रकार का जो मॉडल है वह रिलेट करता है प्रत्यक्ष भौतिक मॉडल को। और यह बिट्रो का 1984 में प्रत्यक्ष भौतिक मॉडल के अंतर्गत कहा गया था। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सेवार्थी को लाभ देने की बात की जा रही है। सेवार्थी को लाभ यानी दबे कुचले समुदाय को लाभ देने की बात। अब वो चाहे आर्थिक रूप में हो, चाहे सामाजिक रूप में हो, चाहे राजनीतिक रूप में हो, चाहे शैक्षणिक रूप में हो, किसी भी गतिविधि में हो, है ना। तो ये चीज़ आपको समझना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताइए एक बार। लोकप्रिय सामाजिक क्रिया मॉडल। अब देखो ये आपका समाप्त हो गया, मैंने 3 बता दिए। मैंने आपको अभिजातवादी सामाजिक क्रिया में विधायी सामाजिक क्रिया मॉडल बता दिया, और आर्थिक स्वीकृति बता दिया, और प्रत्यक्ष भौतिक बता दिया। ये उसके बिट्रो का बता दिया 3। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ लोकप्रिय सामाजिक क्रिया का मॉडल। ये बिट्रो का ही है, 2 भागों में बांटा था। तो इसके अंतर्गत भी तीन आती हैं। अब ये 3 कौन कौन से होते हैं देखिए। एक तो अगर मैं आपसे बात करूं, एक होता है आपका संचेतना, और संचेतना प्रारूप को ही कहा जाता है चैतन्यकरण मॉडल। क्या कहा जाता है? चैतन्यकरण मॉडल बोला जाता है इसको। एग्जाम में प्रश्न बनता है चैतन्यकरण को लेकर। तो चैतन्यकरण मॉडल भाई किसने दिया है, कौन बताएगा मुझे, बताइए। चैतन्यकरण को किसने बताया, बताओ। हाँ क्या कर रहे हैं, तेज तो बोलो। नहीं, चैतन्यकरण पाउले फ्रेरे का नाम आता है। पाउले फ्रेरे का नाम आता है चैतन्यकरण का सिद्धांत में, ठीक है ना। अब चैतन्यकरण की जो अवधारणा थी, इस अवधारणाओं को विकसित करने वाला व्यक्ति पाउले फ्रेरे है। लेकिन इस पाउले फ्रेरे का जो प्रारूप, जो चैतन्यकरण का मॉडल था, उस मॉडल को इसने अपने प्रारूप या अपने मॉडल में डाल दिया था, और इसने कहा कि इस माध्यम से हम शिक्षा के माध्यम से बहुजन में जागृत ला सकते हैं। तो चैतन्यकरण की अवधारणा को विकसित करने का मतलब यही था कि लोगों को दमन या दमनकारी या दोनों समूहों में उसकी अपनी स्थिति को लेकर पारस्परिक सहसंबंध और शक्ति की संरचना कर देना, ये था यहाँ पर, ठीक है, संचेतना। तो आप ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पर मिल रहा है आप लोगों को। चैतन्यकरण का सिद्धांत किसने दिया है? पाउले फ्रेरे ने दिया है, ये बात ध्यान रखना। यही संचेतना को रिलेट किया है, ठीक है भाई। आगे अगर मैं आपसे बात करूँ, दूसरा जो पॉइंट आता है वो पॉइंट है आपका, अभी मैं आपको ये PDF दे दूंगा, आप उसमें इसको देख लेना, सीन कर लेना अच्छे से, ठीक है, ओके। बताइए। यहाँ पर अगर आपको मैं बात करूँ तो यहाँ आप देख रहे हैं प्रगतिशील कहकर। तो प्रत्यक्ष प्रगतिशील यह भी एक प्रकार का प्रारूप ही था। ये जानते थे आप ये क्या था, किस लिए था? मैं आपको बताऊं, यह एक प्रकार का द्वंद्वात्मक संचालन मॉडल देता था, द्वंद्व की प्रक्रिया। अच्छा, इस सामाजिक क्रिया में जो बदलाव होते थे वो द्वंद्व के माध्यम से होते थे। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा, ये लास्ट था क्या? 1 मिनट थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए, प्रत्यक्ष गतिशीलता का प्रारूप। ये मैं तीसरे पे आ गया कैसे भाई? दूसरा कहाँ चला गया? हाँ, ये रहा द्वंद्वात्मक। तभी मैं कह रहा हूँ PDF मुझे शो नहीं हो रही थी, ठीक है ना। चलो अब देखो द्वंद्वात्मक, हाँ, द्वंद्वात्मक प्रारूप क्या था? अब आप जानते हैं ये बेसिकली एक प्रकार से, अगर मैं आपसे बात करूँ तो सामाजिक बदलाव में द्वंद्व सिद्धांत था ये। तो यहाँ पे द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण रखा गया। तो ये यहाँ पर द्वंद्व की बात होती है तो आप तुरंत कहना मार्क्स का नाम, ये मार्क्स से लिया था, कार्ल मार्क्स का नाम था। द्वंद्व का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई अगर मान लीजिए कि द्वंद्व का कोई भी ठहराव अस्थाई तो होता है, तो उसे प्रत्येक पुनर्संरचित करने की व्यवस्था में
आप उसके भीतर बदलाव की बीज डालिए, कुछ मोटिवेशन डालिए उसके अंदर। तो द्वंद्व में सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में लिया जाता है। तो द्वंद्व भी एक प्रकार के सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में लिया जाता है। देखिए, जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊं, जो मानवाधिकारी कार्यकर्ता होता है वो एक समूह में, अगर मान लीजिए जैसे कोई एक क्षेत्र ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में निर्दोष लोगों को पुलिस के द्वारा टॉर्चर के विरुद्ध आवाज़ उठाना, जन सुनवाई आयोजित करना, ठीक है, इस तरीके का जो अपने अधिकारों के प्रति, जैसे मानवाधिकार के आप कार्यकर्ता हैं तो वहाँ पर उसका हरास हो रहा है व्यक्ति का, तो उसके खिलाफ जन सुनवाई करना द्वंद्वात्मक प्रारूप के अंतर्गत आता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, द्वंद्वात्मक। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखिए तीसरी, ये जो था आपका प्रत्यक्ष प्रगतिशील प्रारूप था, और ये प्रत्यक्ष प्रगतिशील प्रारूप को लोकप्रिय सामाजिक क्रिया का प्रत्यक्ष संचालन का प्रारूप भी कहा गया था, है ना। तो इस प्रारूप में आप क्या, इसमें अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे आपने निम्न जाति के वर्गों के साथ जो आपने आंदोलन चलाए थे, जो विभिन्न लोग थे उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा, उनको उनकी जो कार्य थी उन कार्य विधियों को इम्प्रूव किया, कमज़ोर वर्गों की समस्या को आपने निदान किया। जिससे मैं अगर आपसे कहूँ, मछुआरे को संगठित करने के विरुद्ध में आपने इस मुद्दे को उठाया है, और उस मुद्दे पर अपनी आवाज़ जो उठा रहे हैं, तो वह एक प्रकार से प्रत्यक्ष रूप का प्रारूप देता है। जैसे आप यहाँ पे पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रत्यक्ष गतिशीलता प्रारूप में किसी विशेष कारण का होना आवश्यक है, और यह कारण समसामयिक भी होना चाहिए। प्रत्यक्ष गतिशीलता का प्रारूप वर्तमान उदाहरण भ्रष्टाचार के लिए जन लोकपाल विधेयक करवाना, यह आपका वर्तमान की कंडीशन जो अन्ना हजारे के द्वारा दिया गया था। तो भ्रष्टाचार निवारण के लिए संपूर्ण देश की नागरिक इतिहास जो है वो क्या हुआ, एकजुट हो गए थे। वैसे ही जैसे मछुआरे के संबंध में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो उनके संबंध में आप एक आंदोलन शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, मत्स्य उद्योग के क्षेत्र में बड़ी संख्या में आप क्या कर सकते हैं भाई, आंदोलन शुरुआत कर सकते हैं। तो यह एक प्रकार का लोकप्रिय सामाजिक क्रिया का प्रत्यक्ष संचालन का मॉडल था। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा है सामाजिक क्रिया के मॉडल्स, और यहाँ पर सामाजिक क्रिया के मॉडल्स आपके हो जाते हैं भाई समाज। ठीक है, तो सामाजिक क्रिया का मॉडल हो गया आपका फिनिश, और रह गया आपका मार्टिन लूथर और फेनन। ठीक है, और सामाजिक आंदोलन का थोड़ा सी अवधारणा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं ये भी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर दूंगा आप सबका। ठीक है भाई।